नमस्कार, मैं संजय मग्गू हूँ और आप देश रोजाना देख रहे हैं। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं सुभाष कत्याल, उनके सुपुत्र, और आजकल भारतीय जनता पार्टी में जिले के उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। उनसे आज जिस विषय को लेकर मैं रूबरू हूँ वो विषय है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति और खासकर जिले की राजनीति किस प्रकार का रंग ले रही है, किस प्रकार से बढ़ रही है। पिछले दिनों आदमपुर का उपचुनाव हुआ। आदमपुर के उपचुनाव के अंदर भव्य बिश्नोई के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। भव्य बिश्नोई की जीत के पीछे दो बातें छुपी हैं, और उसके पीछे जो दो बातें हैं, नंबर एक तो ये है कि वहाँ का युवा नेतृत्व, और दूसरा क्या राजनीतिक जो कवायद है, राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बदल रहा है। मुख्यतः इन दोनों विषयों पर, उसके साथ साथ पलवल पर बात करेंगे। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ आदमपुर में, सीधे मुद्दे पे आते हैं। कुलदीप बिश्नोई वहां से विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के। कुलदीप बिश्नोई ने रिजाइन दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उस दिन कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका साथ में थी। लेकिन जब टिकट बटी, भव्य बिश्नोई प्रत्याशी हुए, और भव्य बिश्नोई प्रत्याशी होने के बाद में और चुनाव जीत गए, वो बीच का सारा घटनाक्रम आपको पता था। किस लिहाज से लेते हैं इसे? संजय जी, सर्वप्रथम मैं देशवासियों को और प्रदेशवासियों को गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव की बधाई देता हूँ जी। जहाँ तक आपने बात करी आदमपुर उपचुनाव की, ये संजय जी काफ़ी दिन से प्रदेशवासियों को पता है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से बात चल रही थी कुलदीप जी के भाजपा ज्वाइन करने की, और जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी तब से ही मनोहर लाल जी ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने एक बात को बड़ा महत्व देते हुए कि अगर आप देखेंगे भारत युवाओं का देश है। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी युवा है, और इसी बात को लेकर आज ये पूरे विश्व में कहा जाता है कि भारत आने वाले समय का दोबारा विश्व गुरु बनने वाला है। जिसके पास इतना युवा बल हो वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी सिलसिले में हमारे प्रदेश नेतृत्व ने कुलदीप बिश्नोई जी के पुत्र को, भव्य बिश्नोई जी को, और जो कि भजन लाल जी की तीसरी पीढ़ी है, उनको आदमपुर के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर जनता के सामने, जो जनता चाहती है कि युवा नेतृत्व आगे आए, युवा जोश जो हरियाणा को भी आगे, अपने आदमपुर को भी नेतृत्व प्रदान करे, उसके लिए उनको प्रत्याशी बनाया। और जो रिजल्ट आया वो सब आज आप सबके सामने है कि कितनी भव्य जीत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अर्जित की। राजीव जी, क्या युवा नेतृत्व या युवा जोश यही विषय था, या जो राजनीतिक वहाँ के हालात थे, वहाँ की बड़ी चर्चाएं थी? मैं आदमपुर गया और मैंने आदमपुर के चुनाव को बड़े पास से देखा है जी। कई लोगों में नाराजगी थी कुलदीप बिश्नोई के प्रति। मैं ये सोचना आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और जो मेरी अपनी सोच भी वहाँ जाकर बनी, कि क्या ये राजनीतिक रिवायत चेंज हो रही है कि अगर बाप से जनता नाराज हो तो बेटे को आगे ले आओ? देखिए, जहाँ तक बात नाराजगी की है, जब आदमी सामाजिक जीवन में होता है तो सबकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाता। आपको समय लगता है क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं और आपके पास संसाधन भी सीमित होते हैं, क्योंकि प्रदेश में अगर आप देखेंगे अपने क्षेत्र में बहुत समस्याएं होती हैं। कुलदीप जी ने भी पूरे लंबे समय से लड़ाई लड़ी, और अगर आप देखेंगे आज मेरे ख्याल से भजनलाल परिवार ने 16वां चुनाव आदमपुर में लड़ा जी, और 16वें चुनाव में लगातार जीत अर्जित करी। आज तक उनके परिवार से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो चुनाव हारा हो। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई से आप नाराजगी की बात करेंगे, अगर ये बात हम चुनाव से पहले करते तो शायद ये बात, इस बात पे कोई वाद विवाद होता, लेकिन अब तो लोगों ने इसको भव्य बिश्नोई को जताकर साबित कर दिया कि उनके परिवार से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने बात करी कि पिता से कोई अगर नाराज है तो पुत्र को आगे करते हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि सामाजिक परिवेश बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। जनता चाहती है कि युवा लोग आगे आए, जो लंबे समय तक आगे प्रतिनिधित्व दें, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आज जो इवॉल्व हो रही हैं उनको लेकर आगे चलते हुए बड़े विजन के साथ समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको आधुनिक चीजों का समावेश करते हुए उनके समाधान ढूंढे और लोगों को जो परेशानियों से दुख दर्द से दूर, यानी कि जैसे डिजिटल युग बढ़ रहा है इस प्रकार से युग को आगे लाने की। चलिए, खैर, आपने एक बात बोला कि जब वो भव्य जीत गए तो नाराजगी और बेनाराजगी वाला कोई मुद्दा रहा ही नहीं, अंत भले का भला। जी। राजीव जी, पलवल की बात करते हैं। जी, पलवल, आज हरियाणा में आपकी सरकार बने हुए जो दूसरी टर्म है, 3 साल हो चुके हैं जी।
2024 के शुरू में लोकसभा का चुनाव हो जाएगा और 2024 के लास्ट में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि दोनों चुनाव साथ भी हो सकते हैं। खैर हम उस बात पे नहीं जाएंगे, ये भविष्य घर में भविष्य बताएगा क्या होगा। बिल्कुल सही। यानी कि 1 साल बच गया इसके अंदर। पलवल में आप क्या देखते हो आगे? देखिए, पलवल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो हमारे पलवल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। अपनी समझ से, अपनी योग्यता के अनुरूप वो पूरा अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर पलवल में आप एलिवेटेड पुल देखें तो एलिवेटेड पुल बनाया गया, जो कि पलवल की काफ़ी समय से मांग थी। अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय बना, स्टेडियम युवाओं के लिए बन रहा है। तो सरकार ने हमारे पलवल के प्रतिनिधि को कोई कमी नहीं छोड़ रखी सहयोग करने में। और सरकार की तरफ से पूरा, हमारे माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से एक बिल्कुल सीधा सीधा संदेश है कि जो प्रतिनिधि खाली हमारी सरकार के ही नहीं, जो हमारे सरकार में नहीं भी हैं, अगर कोई विपक्ष के हैं, तो अगर आप देखेंगे आदमपुर में पहले से ही काफी सरकार की तरफ से सहयोग रहता रहा है। तो ऐसे ही पलवल में पूरा सरकार की तरफ से सहयोग है। तो दोबारा से कोई सहयोग नहीं था, हाँ, सबका साथ सबका विकास। आप पलवल की बात कर, देखिए दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, बात से मैं देख के आया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पलवल में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास कर रही है, उसकी बदौलत अभी पहले चेयरमैन का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीती और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव 2024 का होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राजीव जी, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ बहुत सक्रिय हैं जी, क्या नई भूमिका की तैयारी है? देखिए, भारत हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबको आज़ादी है कि समाज सेवा में आगे आए। और लेकिन मैं ये बात साथ साथ ये भी जानता हूँ और मानता हूँ कि समाज सेवा करने के लिए आपको सरकार के सहयोग की बहुत आवश्यकता रहती है। और आप अगर फ्रंट लाइन में आकर प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको संसाधन भी सरकार की तरफ से मिलते हैं, जिससे आप अपने क्षेत्र का भला कर पाते हैं। और जो आपकी सोच है, उस सोच के साथ और बाकी सब लोगों का सहयोग लेकर आप अच्छा भले का काम कर सकते हैं। इसीलिए मेरे को पिछले कुछ समय से महसूस हो रहा था कि हमारे परिवार ने पहले पलवल की जनता के लिए बहुत, जो हमारी योग्यता थी उसके अनुरूप कार्य किया। और मेरे को ऐसा कहते हुए बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि मेरे पिताजी ने हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहते हुए बड़ी शराफत से, बड़ी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से जो क्षेत्र की और पूरे प्रदेश की सेवा की है। तो आज उस बात को सारा इलाका जानता है। तो मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा लेते हुए मैंने भी ये सोचा कि सामाजिक जीवन में रहते हुए जनता की सेवा करनी है, अपने पलवल क्षेत्र को एक बार बहुत विकसित करना है और बहुत मजबूत बनाना है, जिससे कि पलवल क्षेत्र पूरे प्रदेश में सबसे अग्रणी जिलों में गिना जाए। इसीलिए इस सोच के साथ मैंने समाज सेवा, विकास जी, राजनीति की फ्रंट लाइन, सरकार से सहयोग, मतलब चुनाव की तैयारी है। देखिए, ये तो पार्टी का काम है। पार्टी हमारा नेतृत्व देखेगा कि किसको चुनाव में आगे उतारना है। और मैं तो ये मानता हूं कि जैसे अलग अलग पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसे पार्टियों के बीच में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है और होनी चाहिए, जिससे जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे अपनी क्षेत्र का, तो उसको भी ये रहना चाहिए कि उसे विकास की इतनी लंबी लाइन खींचनी चाहिए कि कोई उसके सामने भी खड़ा ना हो सके। इसीलिए इसी सोच के साथ मैं भी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा हूँ। और हाँ, जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पार्टी में होती है, अगर पार्टी ये चाहेगी कल को कि मेरे पे विश्वास जताएगी और मुझे मौका देना चाहेगी, आशीर्वाद देगी जनता की सेवा करने का, तो क्यों नहीं। मैं भी बहुत विनम्रता से कहता हूं कि मैं जनता की सेवा करने के लिए पूरे तन मन से बिल्कुल समर्पित रहूंगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जैसे मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने भी पहले सेवा की। मतलब मान लें चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल तैयार है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं अगर मैं मेरी क्वालिफिकेशन देखें, कह रहे थे युवा है, तो मैं बीकॉम LLB हूँ, मैं MBA पढ़ा हुआ हूँ, मैं लंबे समय से वकालत में मैं अनुभव ले रहा हूँ, मैं समाज सेवा में अपने पिताजी के साथ तो बहुत लंबे समय से सक्रिय हूँ। अगर पार्टी को महसूस होगा और पार्टी मेरे पे विश्वास रखेगी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन अगर पार्टी किसी और के लिए तैयार रहती है, अगर किसी और को लगता है कि वो ज्यादा ठीक रहेगा, तो जैसा पार्टी का निर्णय होगा हम पार्टी के साथ रहेंगे। तो राजीव जी, चुनाव की तैयारी है, ये आपने बता ही दिया। चुनाव के बाद में आप अगर सत्ता में आते हैं या चुनाव के सत्ता के नजदीक पहुंचते हैं या सत्ता के गलियारे में तो आज भी हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या सपने आपके लिए, आपकी आंखें क्या सपना देखती हैं पलवल के लिए? देखिए, अगर कभी ऐसा टाइम आता है जल्दी भविष्य में, मुझे कहीं सत्ता में रहने का या प्रत्यक्ष सत्ता में रहने का मौका मिलता है, तो यह मेरा दायित्व भी बन जाता है प्रदेश की और क्षेत्र की जनता के लिए। और खास तौर पे मैं अपने पलवल की बात करूं, पलवल जिला, अभी यहाँ पर काफी और काम होने जरूरी हैं, जैसा मुझे महसूस होता है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा संजय जी, कोई शिक्षित व्यक्ति ही होगा जो समाज का और अपने परिवार का भला कर सकता है। तो शिक्षा के लिए मुझे ऐसा महसूस होता है हमारे पलवल जिले में
एक कौशल विश्वविद्यालय का पहले ही खोला जा चुका है सरकार की तरफ से, लेकिन एक यूनिवर्सिटी की भी जरूरत है, जिससे कि जो अलग अलग तरीके के कोर्सेज टेक्निकली बंदे की वो बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, या कोई अलग कोर्सेज या मेडिकल कोर्सेज या फिर इंजीनियरिंग कोर्सेज या फिर लॉ के लिए या कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्सेज हो, तो मैं बोलना चाहता हूँ एक सरकार की तरफ से एक बड़ी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर पलवल में होना जरूरी है, पलवल जिले में होना जरूरी है, जिसके लिए मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि पलवल में एक यूनिवर्सिटी लाई जाए, जिससे कि बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर पाए। और शिक्षा के साथ साथ आप देखेंगे शिक्षा के टाइम पे ही बच्चे खेलों के प्रति भी आकर्षित होते हैं, और यूनिवर्सिटीज में खेलों की इतनी सहायता यूनिवर्सिटी की तरफ से या सरकार की तरफ से प्रोवाइड बच्चों को कराई जाती है, जिससे वो खेल के क्षेत्र में भी अपना नाम आगे रोशन कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले शिक्षा पर, आधारभूत शिक्षा के लिए एक ढांचा तैयार किया जाए स्कूल से ऊपर यूनिवर्सिटी लेवल पे। उसके बाद मेरा दूसरा है कि स्वास्थ्य, यदि स्वस्थ शरीर होगा, आप स्वस्थ होंगे तो सबसे पहला धन आदमी का यही होता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार में, पलवल क्षेत्र में भी काफी अच्छे काम हो रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज की बात आपने देखा होगा, पहले बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन इसको गति को और तीव्र रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। कोरोना का टाइम आया तो हमारे लिए, सबके लिए एक बड़ा ही एक ट्रिगर पॉइंट था। हम सबके मन में एक भय पैदा हुआ कि ऐसी ऐसी भयावह बीमारियां भी अब आने वाली हो रही हैं, हमारे उसमें आई हैं जो पहले, उनको देखते हुए मेरा ये मानना है कि हर थोड़े थोड़े 5-5 या 7-7 गांवों के बाद एक पीएचसी होनी जरूरी है, जिससे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको दूर ना जाना पड़े, उसको नजदीक वहीं पे उसका इलाज मिल जाए। और तीसरा, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ और होनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हमारे बेरोजगार होते हैं, जिनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, मैं कहूंगा कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जिनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जब शिक्षा का अच्छा वो रहेगा, आधारभूत ढांचा रहेगा, जब स्वास्थ्य सेवाएं ठीक रहेंगी और कानून व्यवस्था साथ में और ठीक होगी और सुदृढ़ होगी, तो बच्चे जो है हमारे किसी गलत जगह उनका ध्यान ना भटकने के बजाय वो देश के निर्माण के लिए और समाज के निर्माण के लिए शिक्षा लेते हुए साथ में वो भी योगदान देंगे। इसके अलावा और बहुत बातें हैं, भगवान को टाइम दे तो उस समय मैं कहना चाहूंगा कि पूरा उसमें प्रयासरत रहा जाएगा। चलिए, तो ये थे राजीव कत्याल, जो अपनी भविष्य की भूमिका के लिए तैयार हैं, और उम्मीद है कि जिस प्रकार से राजनीतिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, युवा नेतृत्व को आगे लाया जा रहा है, तो इनको भी लगता है कि भविष्य युवाओं का है और ये अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। बकौल राजीव जो इन्होंने बताया अपनी सारी बातें, जी, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश रोजाना के सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।